हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। साइकोलॉजी का एक मॉडल पेपर समझ लो, पुराना प्रश्न पत्र समझो आप कुछ भी, लेकिन एक बहुत ही अच्छा पेपर है जो एक बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर है। इस पेपर को आप करोगे तो आपको एक बिल्कुल मतलब कि एग्जाम्स हॉल्स की फीलिंग्स आनी चाहिए। ये पेपर मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको लेके आप आंसर दे के अपनी खुद की तैयारी को परख भी सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल शानदार पेपर है ये। इस पेपर्स में अगर आप लोगों ने इस पेपर के अंदर अगर किसी ने कि 20 से लेके 22 या 25 तक अगर आपका स्कोर रहता है, 20 प्लस मान लो, आप 20 प्लस यदि आपका स्कोर है, 20 प्लस स्कोर है तो आप एक बहुत ही अच्छी स्थिति में है। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। ठीक है ना, इस पेपर में 20 नंबर लाना है, यानी कि ओरिजिनल पेपर्स में आपके 25 प्लस नंबर्स आराम से आ जाएंगे। ठीक है ना, देखिए पेपर देखते हैं। और टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग क्या कि व्हाट्सअप नंबर देता हूं तो उस पर मैसेज नहीं करते हो, आप टेक्स्ट मैसेज डाल देते हो। मैं फिर बता रहा हूं कि आप जो नंबर दे रहा हूं मैं 9351794037, इस नंबर्स को सेव करके व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देना, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ्स, बहुत सारे पेपर्स आपको मिलेंगे। अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। चलते नज़र डालते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चंस देखिए आज का, कि उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। तर्क मुख्य रूप से विकास की किस बहस की ओर इशारा कर रहा है? ये जो क्वेश्चन है आपके कोहलरबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आना, धीरे धीरे सुधार आना। तो इसका मतलब क्या होगा? क्योंकि पहले देखिए धीरे धीरे सुधार आ रहा है, क्या हो रहा है? धीरे धीरे सुधार आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब पहले जो है उसका विकास जो था स्थिर था, समझ सकते हैं। देखिए जैसे स्थिर था तो धीरे धीरे उसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी कि वृद्धिशील चल रहा है। तो स्थिर बनाम वृद्धिशील क्या होगा इसका? क्योंकि धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। तो एंटाइटी वर्सेस इंक्रीमेंटल, यानी स्थिर बनाम वृद्धिशील, इसका जो राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन आपके राइट आंसर रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना। आजकल क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पुटअप्स होते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है ये, इसको समझ लिया। ऐसे क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होने चाहिए। देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन दे रखा है, जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। क्या बात कर रहा है? कि सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर जो है खो देते हैं। तो ये सही है, बचपन के अंदर क्या कि जेंडर, जातीयता, सामाजिक संबंध को अपन खो देते हैं। ठीक है, सही बात है ये। दूसरा, बचपन एक सामाजिक संकल्पना है, क्योंकि बचपन एक सामाजिक संकल्पना है इसीलिए हम इसके अंदर जेंडर, जातीयता और सामाजिकता के वर्ग से परे रहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ दोनों कथन सही है। ए एंड आर इज ट्रू, एंड ए व्याख्या करेगा, आर सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस में वैसे एग्जामिनर क्या सोच के क्वेश्चंस देता है वही आंसर होता है, लेकिन यहाँ अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल ए नंबर आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ इधर देखिए। सेकंड क्वेश्चन जो है आपके, चलो इधर वाले क्वेश्चंस पहले ले लेते हैं। जहां पियाजे बच्चों को देखते हैं वहीं वाइगोत्स्की बच्चों को देखते हैं। क्या बात कर रहे हैं कि पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों की तुलना हो रही है। पियाजे बच्चों को किस रूप में देखते हैं और लेव वाइगोत्स्की बच्चे को किस रूप में देखता है? ठीक है ना, तो देखिए पियाजे जो बच्चों को है ना सक्रिय
कर्ता के रूप में देखता है। पियाजे किसके रूप में देखता है? सक्रियकर्ता के रूप में, ठीक है ना। तो विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, और वाइगोत्स्की जो है सक्रियकर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में। तो यहाँ जो आंसर होगा आपके 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? 2 नंबर ऑप्शन से राइट आंसर होगा, ठीक है, 2 नंबर, ठीक है ना। यहाँ ये सटीक आंसर रहेगा। फिर बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चंस है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का आधार क्या है? क्या आधार माना था नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का? नैतिक विकास की लॉरेंस कोहलबर्ग ने, देखिए व्यक्ति की आयु, बिल्कुल राइट है, व्यक्ति की आयु को उसने निर्धारक तत्व माना था। व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर आंसर से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, तीसरा है व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित, बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ ए और सी के साथ जाऊंगा मैं, ए और सी जो दोनों हैं निर्धारक तत्व माने गए हैं नैतिक विकास में, ए और सी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन ए और सी, इसका राइट आंसर रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं। क्या मायने हो सकते हैं? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछ रहा है। देखिए, मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना, देख मास्टरिंग द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स, साइकोलॉजिकल उपकरणों का उपयोग करना, महा हासिल करना, सही है ये संज्ञानात्मक विकास के मायने में सही है, ठीक है। फिर भी अपने को आगे वाले ऑप्शंस और देखने हैं। देखिए नेक्स्ट है कि पर्यावरण के अनुकूल ढलना सिखाना, ये वाइगोत्स्की ने नहीं बताया था, पर्यावरण के अनुकूल ढलना नहीं बताया था उसने, ठीक है ना। संज्ञानात्मक द्वंद्व पर प्रतिक्रिया को पहचान पाना, ये भी नहीं बताया। योजनाओं को सुसंगत संपूर्णता भी नहीं बताया। यहाँ आंसर होगा मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना, इसका राइट आंसर रहेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट आंसर इज ए नंबर ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन कहता है, वापस यही कथन निष्कर्ष वाला है कि माध्यमिक, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। देखिए, अगर ये जेंडर रूढ़िवादिता से संबंधित, ठीक है, लेकिन लड़कियां अक्सर चुप रहती है, बिल्कुल मतलब साधारण तौर पे देखा जाए तो ये सही है, ठीक है। और कक्षा की चर्चाओं में गैर भागीदारी भी हो सकती है, बिल्कुल ये कथन जो है बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना। ये रूढ़िवादिता जैसे नहीं, कहीं ना कहीं अपन सामान्यकरण करके देखें ना, सामान्यकरण के तौर पे तो लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं, क्या होती है? चुप रहती हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखिए, नेक्स्ट देखिए, अनुवांशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्या को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए, चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्या को समझने और सामना करने में सक्षम नहीं है, ऐसा कतई नहीं हो सकता है, लड़कियां भी तो सक्षम हैं। तो ए सही है बट आर गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन राइट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रकृति होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य होना चाहिए। देखिए, मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? डायनेमिक होनी चाहिए या फिर ऑब्जेक्टिव, कैसी होनी चाहिए मूल्यांकन की प्रकृति? देखिए, मूल्यांकन की प्रकृति हमेशा डायनेमिक होनी चाहिए, ठीक है, गतिशील होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? गतिशील होनी चाहिए। और मूल्यांकन का कार्य जो है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। यहाँ जो राइट आंसर होगा आपके, वो देखिए डायनेमिक और ऑथेंटिक होना चाहिए, ए नंबर ऑप्शन, यानी कि गतिशील और प्रामाणिक, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन की प्रकृति गतिशील होती है, ठीक है, और मूल्यांकन का कार्य हमेशा प्रामाणिक होता है, यानी कि ऑथेंटिक होता है, बिल्कुल सही बात है। और ये 13वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। देखिए, शानदार पेपर है ये। इस पेपर के अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ कि इसके अंदर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। देखिए, कथनों को देखिए, कथन क्या कह रहे हैं कि ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। क्या कह रहा है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। ये जो है नहीं करना चाहिए,
ये गलत बात है। क्या है? गलत है ना। और निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शक मानक से की जाती है, ये सही है। एक गलत है, आर सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक गलत है और आर सही है, लेकिन अपने को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना है। ये ए की व्याख्या जरूर, आर की व्याख्या ए कर रहा है, ठीक है ना। तो आर जो सही व्याख्या नहीं करता है, ये नहीं सही व्याख्या करता है, एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शंस टू अकॉर्डिंग आंसर देखना होगा अपने को, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि हर बार ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन देखो आप। व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना क्या कहलाता है? देखिए, व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना, अब इससे रिलेटेड ढूंढना है। अब ऑप्शंस पढ़ेंगे ना, सबसे बेस्ट और सटीक जो ऑप्शंस होगा वही आंसर होगा। देखिए, अक्षमता से जोर हटा देता है और समावेशन की सच्ची भावना में सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये जोर नहीं हटा रहा है, ठीक है। तो समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है, बिल्कुल सही, ये सही हो जाएगा कि ह्यूमन राइट अप्रोच टू इंक्लूजन ऑफ कॉन्सोनेंस इन ह्यूमन राइट्स, ठीक है। मानवाधिकार, समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। ये अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र जो है समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप होते हैं। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के उदाहरणों में क्या शामिल है? दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स की बात हो रही है। देखिए, वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण काम में लिए जाते हैं। ब्रेल एम्बेस्कोर प्रदर्शक भी दृष्टिबाधित के यूज आता है। वॉक पहचान सॉफ्टवेयर यानी भाषण से पठन, बिल्कुल सही है। भाषण से पठन भी दृष्टिबाधित को ही सिखाया जाता है। सांकेतिक भाषा ये नहीं होगा, सांकेतिक भाषा दृष्टिबाधितों के लिए, मुकबधिर के लिए होता है ये। तो यहाँ जो है आपके राइट आंसर ए, बी और सी होगा। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग ए ऑप्शन राइट होगा, ए, बी और सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, और ऐसे क्वेश्चंस ही एग्जाम्स के अंदर बनते हैं। फिर अपन क्वेश्चंस को समझते नहीं है तो क्या है कि फिर आंसर अपने आप ही गलत हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चंस को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, स्वलीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि स्वलीनता, अब स्वलीनता क्या है? ऑटिज्म। क्या है? ऑटिज्म बालकों की बात हो रही है। मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ क्लास के अंदर कि अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आया ना अधिगम अक्षमता निर्योग्यता से, तो एक ऑटिज्म बच्चों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ADHD बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, तीनों का अच्छे से अंतर देखना है। ठीक है, तीनों में क्या अंतर है, पठन वैकल्य क्या है, ठीक है, ध्यान विकार, ADHD, ऑटिज्म, ये कहीं ना कहीं दो चीज आप गौर से देख लेना। एक तो ऑटिज्म बालक होते हैं, ठीक है, जिसे स्वलीनता वाले बालक बोला जाता है। एक आता है ADHD यानी कि ध्यान विकार वाले बालक। दोनों बालकों को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। दोनों बालकों में क्वेश्चंस आएगा, 100% क्वेश्चंस आएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब ऑटिज्म बालक के बारे में कि स्वलीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि दृश्य संबंधी मदद और संकेत देने से बचना चाहिए। देखिए, दृश्य संबंधित इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए अति उत्तेजक की बात कभी नहीं, ओवर स्टिमुलेटिंग कभी नहीं होना चाहिए, केवल स्टिमुलेटिंग होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अति स्टिमुलेटिंग नहीं होना चाहिए। यादृच्छिक दिनचर्या का प्रयोग करते हुए एक अव्यवस्थित विन्यास की रचना, अव्यवस्थित की कई बात नहीं होती है। ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो आंसर निकल गया आएगा वो 4 नंबर ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ऑटिज्म बच्चों के लिए ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। देखिए, ऑटिज्म बालकों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 क्वेश्चंस बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं कह रहा हूँ मैं 10 से 15 क्वेश्चन करवा चुका हूँ,
बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दे के आपको क्वेश्चंस करवा चुका हूँ ऑटिज्म बच्चों पे, ADHD पे। तो इनके मतलब कहीं ना कहीं ट्यूशन आ गया तो गलत होने का कोई चांसेस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन इनका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकते हैं। ठीक है, संरचनावादी एक रचनावादी की बात कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकते हैं। ऑप्शंस देखिए, छात्रों को एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए लगातार प्रतिपुष्टि और ग्रेड प्रदान करके। क्या ऐसा होता है क्या? कतई नहीं। ग्रेड प्रदान करने की, ठीक है, अभिप्रेरित करके ग्रेड प्रदान करने की बात कतई नहीं करेगा। फिर देखिए अगला, सभी सीखने के कार्यों के लिए स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करके। स्पष्ट लक्ष्य और निर्देशों को निर्धारित करके ही उसको आगे कैसे बढ़े। ठीक है, यानी कि स्वनिर्देशित की बात हो रही, तो अपन उसको लक्ष्य निर्धारित कर देंगे तो फिर वो क्या करेगा। देखिए आगे, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। आ गया ना, स्वनियमन कौशल। ठीक है, सीखने की जिम्मेदारी स्वयं लेना, स्वनियमन खुद के उद्देश्य खुद करना। ठीक है, तो ये रचनावादी कहता है कि स्वनिर्देशित शिक्षार्थियों के लिए हमेशा कि शिक्षार्थी स्वयं अपने लक्ष्य निर्धारित करे, स्वयं रास्ता चुने, स्वयं वहां जाने के लिए गतिशील रहे, स्वयं एक्टिविटी करे। ठीक है, खुद करके सीखेगा। ये यहाँ राइट आंसर होगा। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना। रचनावादियों पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, रचनावादियों पे। ठीक है, देखिए अगला, एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती हैं। देखिए, एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका जो है अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। ठीक है, यह सही कथन है। तो समुदायों को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सीखना चाहिए, यह भी सही है। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं इसकी व्याख्या कर रहा है, क्योंकि वो बेहतर ढंग से समझने के लिए माता पिता के साथ नियमित रह रही। क्यों रह रही? क्योंकि समुदायों को निर्देशित करने के लिए बच्चों को कैसे और क्या सिखाना चाहिए तो माता पिता से ही तो सीख पाएंगे। ठीक है ना। तो ए और आर दोनों सही है और एक ही आर सही व्याख्या करता है। 1 नंबर ऑप्शन यार राइट होगा। फिर अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। समस्या समाधान कौशल की बात हो रही है। ठीक है, समस्या का समाधान करने के लिए किस चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए? किसको देना है? एनालॉजिकल चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन देखिए, उन्नत करने के लिए, कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को मौखिकीकरण को, वर्बलाइजेशंस, किसको? मौखिकीकरण को, वर्बलाइजेशंस को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच सादृश्यात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ जो राइट है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। मौखिकीकरण और सादृश्यात्मक। ठीक है, वर्बलाइजेशन यहाँ हो जाएगा, वर्बलाइजेशन यहाँ हो जाएगा एनालॉजिकल। ठीक है, तो किस चिंतन को बढ़ावा देना है? सादृश्यात्मक, एनालॉजिकल चिंतन को। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है देखिए, अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखिए आप, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं? आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? एक शिक्षक है, आप एक शिक्षक हो, बच्चों के अंदर आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाना है तो आप उसको कैसे बढ़ाएंगे? बताइए, अपने अपने का आप कमेंट्स करके बताइए। 29 क्वेश्चंस का जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताइए कि कौन सा इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन, किसी सजा को हटाने का प्रलोभन देकर। दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन देकर। तीसरा ऑप्शन, इनाम और पुरस्कार देकर।
फिर है सीखने का आनंद पैदा करके। कौन सा राइट आंसर होगा? आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाना है। ठीक है, देखिए प्रेरणा दो प्रकार की होती है। आंतरिक प्रेरणा, एक तो होती है आंतरिक प्रेरणा और एक होती है बाह्य प्रेरणा। ठीक है, बाह्य प्रेरणा। अब मैं बता देता हूँ, जैसे कि अगर यहाँ आंतरिक प्रेरणा की बात नहीं होती और बाह्य प्रेरणा की बात होती ना, कि बाह्य प्रेरणा को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, तो बाह्य प्रेरणा को बढ़ावा देने का मतलब ये है कि आप एक प्रोत्साहन रख दो। ठीक है, आप इनाम रख लो, पुरस्कार रख लो, कुछ भी बच्चे के सामने एक ऐसी चीज रखो जो बच्चा उसको पा सके, उसको पाने के लिए पढ़ाई करे, तो वो बाह्य मोटिवेशन हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? बाह्य मोटिवेशन हो जाएगा, बाह्य प्रेरणा हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन अकॉर्डिंग आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देना है, तो आप कैसे दे सकते हैं? देखिए, बच्चा स्वयं आंतरिक रूप से काम करेगा तो वो उससे दूसरे खुश नहीं होंगे जितना वो सेल्फ खुश होगा। ठीक है ना, अगर उसको आनंद महसूस हो रहा है, आनंद अगर महसूस हो रहा है तो वो उस कार्य को करेगा। क्या महसूस हो रहा है? आनंद अगर उसको महसूस हो रहा है तो वह उस कार्य को करेगा। यानी कि जॉय ऑफ लर्निंग, बाय इंक्लूकेटिंग जॉय ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का आनंद पैदा करके। कैसे सीखने का आनंद पैदा करके? बच्चे को अगर आनंद आने लग जाएगा सेल्फ क्रिएटिविटी करके, तो उसको क्या है कि आंतरिक प्रेरणा में बढ़ावा मिलेगा। तो आंतरिक प्रेरणा से जो कार्य होता है वो बाह्य प्रेरणा से नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो बाह्य प्रेरणा से पहले आंतरिक प्रेरणा होना बहुत ज़रूरी है। तो आंतरिक प्रेरणा को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? तो ये हो जाएगा बाय इनकलकेटिंग जॉय ऑफ लर्निंग, सीखने का आनंद पैदा करके। राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन रहेगा। क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम्स के अंदर आने लायक क्वेश्चन है ये। रीट के अंदर किसी न किसी एक न एक पेपर्स के अंदर आएगा, श्योर आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल किसी भी एक पेपर्स के अंदर आएगा, लेकिन ये जरूर आएगा। देख लेना आप आंतरिक प्रेरणा वाला। कुल मिला के कुछ ऑप्शंस हटा सकता है, कुछ ऑप्शंस ऐड कर सकता है। लैंग्वेज को तो आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप लैंग्वेज नहीं समझोगे तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। लैंग्वेज को अच्छे से पकड़ लिया आप लोगों ने तो आप अच्छे से आंसर दे पाओगे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यहाँ सीखने का आनंद पैदा करके लैंग्वेज दे रहा है। फिर हो सकता है लैंग्वेज चेंज कर दे, कुछ भी लैंग्वेज डाल दे वो, लेकिन उस लैंग्वेज से भी उसका अर्थ यही निकल के आएगा। ठीक है, आनंद की अनुभूति करना, वो मतलब कुछ भी डाल दो, लेकिन आंसर हमेशा अपने को पॉजिटिव ही देना है। आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत कभी भी पुरस्कार नहीं आएगा, नकारात्मक पुनर्बलन नहीं आएगा, सजा का प्रावधान कतई नहीं आएगा, कोई भी मतलब बाहरी वस्तु इनाम देना नहीं आएगा। ठीक है, दंड और पुरस्कार दोनों कभी भी आंतरिक मोटिवेशंस के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपके 4 नंबर ऑप्शंस। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप, शानदार क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का वर्णन कौन से ऑप्शंस में सही है? देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा परस्पर अनन्य हैं। व्यक्तियों को एक ही समय में दोनों से अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता है। ये गलत बात है। एक ही समय में दोनों से अभिप्रेरित किया जा सकता है, तो ये गलत हो गया, ये सही वर्णन नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा को प्रभावित कर सकती है, बिल्कुल, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा किसी भी संभावित तरीके से आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है, कर सकती है। आपको आपके सामने कोई जैसे पुरस्कार रखा जाए कि आप रीट परीक्षा उत्तीर्ण कर लोगे तो ये पुरस्कार मिलेगा, अगर उससे भी बड़ा पुरस्कार रखा जाए कि रीट परीक्षा अनुत्तीर्ण कर लोगे तो आपको नौकरी दे दें, तो क्यों नहीं करोगे आप? तो प्रभावित दोनों जो मोटिवेशन है, दोनों आंतरिक और बाह्य आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस जो है यहाँ दूसरा भी जो है आपके गलत हो जाएगा।
पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा देखिए, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणाएं दोनों एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, व्यवहार को प्रभावित करती है, लेकिन वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। बिल्कुल, कार्य जरूर स्वतंत्र रूप से ही करेगी। आंतरिक मोटिवेशन और बाह्य मोटिवेशन एक साथ मिलकर कार्य नहीं कर सकते हैं। दोनों में से एक को चूज करके ही लड़का कार्य करेगा, ये जरूर है। ये वह एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य जरूर करती है, ठीक है ना, बिल्कुल करती है। तो यहाँ ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी देखिए चौथा ऑप्शन, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणाएं एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतः क्रिया कर सकती है। अंतः क्रिया कैसे कर सकती है, हैं? जटिल अंतः क्रिया नहीं कर सकती है, क्योंकि एक बार में अपन एक ही मोटिवेशन से काम करेंगे, दोनों को पिरो के काम नहीं कर सकते। जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है तो सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा कि आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों जो है एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है, लेकिन वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ये राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो ये एक पेपर जो करवाया था मैंने, बहुत ही एक अच्छा लेवल का पेपर है, और टेस्ट सीरीज चल रही थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज ले रखी हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं ली, अगर लेना चाहिए आपको, मेरे अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज कहीं से भी लो, आप लेनी चाहिए, ठीक है। आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज लीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज लीजिए, उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। कहने का मतलब, आप जो पढ़ाई करोगे ना, तो उसका मूल्यांकन आप स्वयं कर पाओगे। आपकी स्टडी कितनी अच्छी चल रही है, क्या कुछ छूट गया, कितना याद रहा, वो सब आप उसके अंदर जांच सकते हो। तो आपको टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जहाँ अच्छा कंटेंट मिले वहाँ से लीजिए आप, कोई ज़रूरी नहीं है कहीं से भी लो। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे से लीजिए टेस्ट सीरीज, नहीं, कहीं से भी लीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज देना ज़रूर है, टेस्ट सीरीज लेना ज़रूर है। क्योंकि मॉक टेस्ट दोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है साइकोलॉजी के अंदर, सभी सब्जेक्ट में ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, पुराने ओल्ड क्वेश्चंस पेपर्स निकालो, ठीक है, और फिर प्रत्येक टॉपिक्स का एनालिसिस करते जाओ। इसमें मुझे क्या नहीं पढ़ा, मैंने क्या पढ़ लिया, कितना कुछ आया, कितना नहीं आया, बस एनालिसिस करते जाओ, पढ़ते जाओ, वापस पेपर दो, क्या छूट गया उसको पढ़ो, ठीक है, उसको उसमें ऐड कर लो, बस। लेकिन टेस्ट सीरीज मेरे अकॉर्डिंग सबको लेनी चाहिए। अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज मिल रही है, मात्र और मात्र, ठीक है ना। इतने कम फीस में कोई आपको टेस्ट नहीं देगा, इतनी क्वालिटी वाला टेस्ट कोई नहीं देगा। आप आइए, पहले कंटेंट देखिए, 1 या 2 टेस्ट 3 टेस्ट आप फ्री लगाइए, फिर आप चेक कीजिए कि भाई कैसा टेस्ट का लेवल है, फिर बाद में लीजिए। पहले नहीं, आपको एक टेस्ट देंगे, वो टेस्ट दीजिए, फिर दूसरा आप कहोगे ना मैं एक टेस्ट और देना चाहता हूँ, दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर बाद में लीजिए, लेकिन एक अच्छा कंटेंट मिलेगा। व्हाट्सअप नंबर है 9351794037, ये व्हाट्सअप नंबर। टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और कमेंट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं टेलीग्राम लिंक, वहाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी बहुत सारे पेपर्स मैं फ्री में करवाता हूँ, और बहुत सारी आवश्यक पीडीएफ्स होती है जो डाल देता हूँ, ठीक है। बाकी किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, ठीक है दोस्तों। और मॉक टेस्ट लगाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रेगुलर कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ठीक है। मिलते हैं कल वाली क्लास में, धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। केवल एक सब्सक्राइबर ही मांगा जा रहा है आपसे, मैं तो कभी नहीं कहता हूँ कि सब्सक्राइब करो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कर दीजिए आप, और नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, लेकिन सीखिए कुछ ना कुछ, ठीक है। धन्यवाद।